राहु 10 में तो दुनिया बस में, ऐसा आपने सुना होगा किसी वीडियोज़ में। लेकिन इस बात पर कितनी सच्चाई है, आज हम इस वीडियो में समझते हैं। आप सबका स्वागत है कॉस्मिक क्लैरिटी में। मेरा नाम है मोहित सिंघल। राहु अगर 10वें भाव में वृश्चिक राशि में बैठे हों और मंगल आपकी कुंडली में 6ठे भाव में नीच अवस्था में बैठे हों, तो ये आपके करियर को काफ़ी हद तक ख़राब कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि दुनिया आपके बस में ना हो, बल्कि आप बेबस महसूस करने लग जाए, अनलेस आप किसी मेडिकल सेक्टर से जुड़े हुए हो। अगर मेडिकल सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं तो फिर भी राहु देव की आपको कुछ कृपा इस पोजीशन से मिल सकती है। राहु अगर 10वें भाव में हो और कहीं ये कर्क राशि में बैठे हो और चंद्रदेव की स्थिति ऐसी हो कि चंद्रदेव आपके 12वें भाव में बैठे हैं और आपका अगर कोई फॉरेन से जुड़ा कोई काम नहीं है, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य नहीं है, या आप किसी एमएनसी में जॉब नहीं करते या किसी एमएनसी से जुड़कर कोई कार्य नहीं करते, तो ये राहु आपके लिए परेशानी का सबक बन सकता है। और कहीं अगर शुक्र देव भी आपके दूसरे भाव में बैठे हो, यानी कि राहु 10वें में, चंद्रदेव 12वें भाव में और शुक्र देव दूसरे भाव में, तो राहु की दशा अंतर्दशा में वेल्थ का एक मेजर नुकसान आपको हो सकता है, अनलेस आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट या फॉरेन से जुड़ के कोई कार्य ना कर रहे हो। और कहीं अगर ये अश्लेषा नक्षत्र में हुए, यानी कि राहुदेव अश्लेषा नक्षत्र में हुए, तो ये और भी ज़्यादा खराब हो सकता है, या आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। राहु अगर तुला राशि में हुए, यानी कि लिब्रा साइन में हुए 10वें भाव में, और शुक्र देव अपनी ही दूसरी राशि यानी कि वृषभ राशि में 5वें भाव में हुए, तो अगर आप कोई एंटरटेनमेंट से जुड़ा कार्य करते हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, मॉडलिंग, फैशन, कपड़ों का व्यापार करते हैं, या आपके प्रोफेशन में आपके कॉलेज एजुकेशन का बहुत एक मेजर रोल है, तब तो अलग बात है। तब तो ये राहु आपको वाकई में बहुत एक पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, आप करियर में अच्छी सक्सेस पा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ प्रॉब्लम्स आपको दे सकते हैं। राहुदेव अगर 10वें भाव में हुए तो इसका मतलब ये भी होता है कि केतुदेव आपके 4थे भाव में हैं। अगर ऐसे राहु आपके कुंभ राशि में हुए तो घर से दूर जाना पड़ सकता है आपको। हो सकता है आपको घर का सुख थोड़ा कम मिले, क्योंकि केतुदेव आपके इस वक्त 4थे भाव में विराजमान रहेंगे कुंडली में, और आपको ये घर भेज सकते हैं, घर से दूर भेज सकते हैं। पॉलिटिक्स के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। पॉलिटिक्स में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर ऐसी कॉम्बिनेशन बन रही है तो। और शताभिषा नक्षत्र में अगर हुए राहुदेव इस कॉम्बिनेशन में, तो पॉलिटिक्स के लिए और भी अच्छा है। तो यानी कि ग्रहों के आपको काफ़ी कॉम्बिनेशन समझने पड़ते हैं, किस राशि में है, उस राशि के स्वामी कहाँ बैठे हैं, किस नक्षत्र में बैठे हैं। कई बार राशि स्वामी के राशि स्वामी को भी आपको देखना होता है ग्रहों के इफेक्ट को समझने के लिए। केवल ये कह देना कि राहु 10 में है तो दुनिया बस में है, एक बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है, एंड लोग इससे काफ़ी मिसगाइड हो सकते हैं। मेरा उद्देश्य है कि आप इन मिसगाइड करने वाली वीडियोस से बचें और क्लैरिटी के साथ में एस्ट्रोलॉजी को समझें। अब सपोजिंग अगर राहु किसी की कुंडली में सूर्य के साथ बैठे हैं 10वें भाव में, तो एक तरह से आपके करियर को ये ग्रहण भी तो लगा सकता है। राहु अगर बुध की राशि में है और बुध अगर अच्छी अवस्था में बैठे हैं, कुंडली में अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो आपके व्यापार के लिए ये काफ़ी अच्छा रह सकता है। अगर आप व्यापार खुद का कर रहे हैं तो आपके व्यापार में उन्नति ये राहुदेव आपको अपनी दशा अंतर्दशा में जरूर दे सकते हैं। अगर ये राहुदेव बुध की राशि में आर्द्रा नक्षत्र में हुए तो ये और भी अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। पर अगर यहाँ भी अगर ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुए और सूर्य कहीं अगर अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो आपकी मान सम्मान पर उंगली उठ सकती है, करियर में आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम भी लग सकते हैं। पर यहाँ भी अगर आप किसी रिसर्च के फील्ड में हैं, डिटेक्टिव का वर्क करते हैं, स्पाई एजेंसीज, सीसीटीवी कैमरा का कार्य करते हैं, कोई रिसर्च से जुड़ा आपका प्रोफेशन है, तो आपके लिए ये अच्छा रह सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल राहु 10वें भाव में बैठे हैं, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं, तो भी ये कंपलसरी यही रिजल्ट निकल कर आएगा। सूर्यदेव की पोजीशन देखनी है, सूर्य अष्टम में बैठे हैं तो खराब जरूर है, बदनामी के योग भी बनते हैं, करियर में अचानक से ऑब्स्टिकल्स भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आप रिसर्च से जुड़ा कार्य कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमराज, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पाई गैजेट्स जो होते हैं, इनका व्यापार कर रहे हैं,
इनसे जुड़ा कुछ काम है आपके लिए तो ये राहु आपको अच्छी ब्लेसिंग दे सकते हैं। राहु 10वें घर में हो तो आपको वर्कaholic जरूर बनाता है, काम के प्रति ऑब्सेशन देता है, क्योंकि राहु जहाँ बैठते हैं वहाँ ऑब्सेशन रहता है। लेकिन अगर आपने काम पर अपना फोकस नहीं बनाया, राहु की एनर्जी को पॉजिटिवली आपने यूटिलाइज नहीं किया, तो यहाँ बैठकर समाज में राहु आपका नाम भी खराब कर सकते हैं। राहु तो एक मायावी ग्रह है, राहु छल कपट में माहिर है। अगर आपने सही दिशा में इसकी एनर्जी को नहीं यूज़ किया, 10वां भाव हमारी पब्लिक रिकग्निशन, पब्लिक इमेज भी है, तो यहाँ से वो इमेज को जरूर खराब भी कर सकते हैं। आप एनर्जी कैसे यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि ग्रह की प्लेसमेंट से आपको कैसा रिजल्ट मिल रहा है। राहु 10वें में होने का एक अर्थ और ये भी है कि आपके फादर की स्पीच थोड़ी ख़राब हो सकती है, फादर या बॉस की, क्योंकि 90 से दूसरा है ना, 90 भाव हमारे बॉस का, हमारे फादर का, हमारे सीनियर्स का होता है। दूसरा भाव उनकी वाणी का हो गया। राहु जहाँ बैठे हैं, अगर वाणी के भाव में बैठे हैं तो वाणी खराब हो सकती है। तो यानी कि आपके फादर या बॉस की वाणी आपको चुभ सकती है, आपको खराब लग सकती है उनकी वाणी। 10वां भाव हमारी मदर इन लॉ का भी है, तो वहाँ पर भी कुछ रिश्तों में जो है प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आप बताइए, अगर फादर की वाणी खराब हो, ससुराल पक्ष से भी आपको परेशानी आ रही हो, तो दुनिया क्या इजीली बस में आ जाएगी आपकी, या दुनिया के बस में आने से आपको कोई सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है इससे? तो ये बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है कहना कि राहु 10 में है तो दुनिया आपके बस में है। अगर राहु की प्लेसमेंट खराब है, उनके डिस्पोजिटर की प्लेसमेंट खराब है, खराब नक्षत्र में बैठे हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस राहु की दशा अंतरदशा में दुनिया बस में ना आए, बल्कि आपको ये बिल्कुल एकदम बेबस बना दे। राहु हमारी ऑब्सेशन है, केतु एक डिटैचमेंट है, केतु बिल्कुल सामने बैठते हैं। तो राहु 10 में बैठे हैं तो केतु यानी कि आपके चौथे भाव में बैठे हैं, तो घर से आपको दूर भी कर सकता है, डिटैचमेंट भी कर सकते हैं। बट इसे भी एनालाइज करने के लिए देखना है कि कौन से साइन में है, कौन से नक्षत्र में, और नवमांश की भी तो एक अहमियत होती है। नवमांश की पोजीशन भी देखनी होगी कि ऑब्सेशन आपको कहाँ तक लेकर के जा रहा है, ऑब्सेशन आपको एक्चुअल में फ्रूट्स क्या दे रहे हैं। जो आप कर्म करेंगे लग्न के अकॉर्डिंग, आप जो कर्म कर रहे हैं उसका आपको एक्चुअली फल कैसे मिलने वाला है, ये सब चीज़ तो हम D9 से यानी कि नवमांश चार्ट से भी देखेंगे। तो एक ओवरऑल कुंडली की एनालिसिस लगती है, पूरी कुंडली को हमें समझना होता है, केवल लग्न चार्ट ही नहीं बल्कि नवमांश चार्ट को भी समझना होता है, तब जाकर किसी ग्रह के प्रभाव को हम समझ पाते हैं। मेरा उद्देश्य आपको ये बताना है कि जेनरिक स्टेटमेंट से बचे, एस्ट्रोलॉजी को क्लैरिटी से समझे। अगर आप मुझसे सलाह मशवरा करना चाह रहे हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाह रहे हैं, तो मुझे आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आई हो तो इसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें, एंड कॉस्मिक क्लैरिटी को सब्सक्राइब कर लें। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।